हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम है द एडवेंचर एंड ये है फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल फॉर क्लास 11th और इसके ऑथर हैं जयंत नार्लिकर। सो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द जीजामाता एक्सप्रेस स्पेड अलोंग द पुणे बॉम्बे रूट कंसिडरेबली फास्टर दैन द डेक्कन क्वीन। तो इनिशियली हम बात कर रहे हैं जीजामाता एक्सप्रेस की, जो पुणे बॉम्बे रूट में पड़ता है, जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, जो डेक्कन क्वीन से भी ज़्यादा तेज माना जाता है। There was no industrial township outside पुणे। तो पुणे के बाहर कोई भी इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स नहीं थी। द फर्स्ट स्टॉप लोनावला केम इन 40 minutes। जो पहला स्टॉप था वो 40 मिनट में पहुंच जाते थे हम वहाँ। इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज हो, और वो टाउनशिप मतलब वहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्रीज रिसाइड करेंगी। तो पहला जो स्टॉप होता था वो लोनावला होता था, जो 40 मिनट में वहाँ पे आराम से पहुंच जा सकते थे इस वाले जो बॉम्बे पुणे रूट से जीजामाता एक्सप्रेस के थ्रू। द घाट सेक्शन दैट फॉलोड वाज नो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही न्यू। तो जो घाट सेक्शन था जो वहां से आता था, रास्ते में पड़ता था, वो डिफरेंट नहीं था। द ट्रेन स्टॉप्ड एट करजात ओनली ब्रीफली एंड वेंट ऑन एट इवन ग्रेटर स्पीड। तो करजात पे थोड़ा सा ट्रेन रुकती थी 2 मिनट थोड़ी देर के लिए, ब्रीफली मतलब बहुत छोटे समय के लिए, उसके बाद वापस अपनी तेज स्पीड से चलने लगती थी। इट रोड थ्रू कल्याण। उसके बाद वो हम कल्याण को क्रॉस करते थे। आगे हम देखते हैं। मीनवाइल The racing mind of Professor Gaitonde had arrived at a plan of action in Bombay। तो एक इंसान थे जिनका नाम था गाइतोंडे, जो एक प्रोफेसर हुआ करते थे। उनको एक आइडिया आया, रेसिंग माइंड मतलब उनका दिमाग बहुत तेजी से चल रहा था, तो एक प्लान उनके दिमाग में आया ऑफ एक्शन, मतलब उन्होंने सोचा कि ये चीज करते हैं इन बॉम्बे। बॉम्बे पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा कि ऐसे कुछ करेंगे। इंडीड एज अ हिस्टोरियन ही फेल्ट ही शुड हैव थॉट ऑफ इट सूनर। तो एज अ हिस्टोरियन, क्योंकि वो हिस्ट्री से बहुत ज्यादा अपने आप को एसोसिएट करते हैं, हिस्ट्री के बारे में वो पढ़ते हैं, तो फिर उन्होंने सोचा कि ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया। ही वुड गो टू अ बिग लाइब्रेरी एंड ब्राउज थ्रू हिस्ट्री बुक्स। तो उन्होंने सोचा था कि वो हिस्ट्री बुक्स देखेंगे, जाके किसी लाइब्रेरी में जाएंगे बॉम्बे में और देखेंगे वहां पे हिस्ट्री बुक्स। दैट वॉज द श्योरेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स वॉज रीच्ड। तो वो सोचते कि ये सबसे ज्यादा पक्का वे है, श्योरेस्ट वे है कि हमें पता चलेगा कि आज के जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स है, कि आज दुनिया में जो चल रहा है वो किस वजह से चल रहा है। He also planned eventually to return to Pune and have a long talk with Rajendra Deshpande। तो उन्होंने सोचा कि, और साथ के साथ उन्होंने ये भी प्लान किया कि इवेंचुअली मतलब कभी ना कभी वो पुणे वापस जाएंगे और उसके बाद एक बहुत लंबी सी बात करेंगे राजेंद्र देशपांडे के साथ। He would surely help him understand what had happened। तो वो राजेंद्र देशपांडे उनकी हेल्प करेंगे समझने में कि क्या एक्चुअली में हुआ था। That is assuming that in this world there existed someone called राजेंद्र देशपांडे। तो ऐसे अज्यूम करते हुए चल रहे हैं हम कि दुनिया में कोई ऐसे राजेंद्र देशपांडे नाम का इंसान भी हुआ करता था। द ट्रेन स्टॉप्ड बियॉन्ड द लॉन्ग टनल। तो एक टनल को वो क्रॉस करता है ट्रेन। टनल क्या होता है? एक सुरंग होती है, जो लंबा सा एक सुरंग था उसको वो क्रॉस करता है, उसके बाद रुक जाता है। इट वॉज अ स्मॉल स्टेशन कॉल्ड सरहद। तो वो सरहद पहुंचते हैं, उस स्टेशन का नाम होता है सरहद। एंड एंग्लो इंडियन इन यूनिफॉर्म वेंट थ्रू द ट्रेन चेकिंग परमिट्स। तो एक एंग्लो इंडियन इंसान होता है जो परमिट्स चेक कर रहा होता है वहां पे ट्रेन में घुस घुस के। दिस इज वेयर द ब्रिटिश राज बिगिंस। कोई बोलता है कि यहाँ पर ही स्टार्ट होता है जहां से ब्रिटिश राज शुरू होता है। यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई प्रिज्यूम, खान साहिब आस्ट। तो एक खान साहिब नाम के एक इंसान होते हैं जो बोलते हैं कि यहाँ से अब से ब्रिटिश राज शुरू हो जाता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हो इस तरफ। प्रिज्यूम करना मतलब अपने आप ही अज्यूम करना, बिना किसी से कुछ पूछताछ करे। येस, द रिप्लाई वॉज फैक्चुअली करेक्ट। तो वो बोलते कि हाँ सही बात कर रहे हैं आप। तो फैक्चुअली बोले तो मतलब अगर फैक्ट्स को देखा जाए तो वो सच ही बोल रहे थे। गंगाधर पंत हैड नॉट बिन टू दिस बॉम्बे बिफोर। तो जो गंगाधर पंत करके एक इंसान है वो कभी भी बॉम्बे आए नहीं थे पहले। ही वेंचर्ड अ क्वेश्चन एंड खान साहिब हाउ विल यू गो टू पेशवार। तो उन्होंने ऐसे पूछा, उनसे एक क्वेश्चन पूछने की कोशिश करी। वेंचर्ड मतलब उन्होंने पूछने की कोशिश करी कि खान साहिब आप पेशवार कैसे जाएंगे। दिस ट्रेन गोइंग टू द विक्टोरिया टर्मिनस, आई विल टेक द फ्रंटियर मेल टुनाइट आउट ऑफ द सेंट्रल। तो वो बताते हैं उनको कि मैं पहले विक्टोरिया टर्मिनल जाऊंगा, उसके बाद वहां से फ्रंटियर मेल लूंगा जो सेंट्रल की तरफ जाएगी। हाउ फार डज इट गो, बाय व्हाट रूट। तो फिर वो आगे और पूछते हैं कि कहाँ कितना टाइम लगेगा, कितने आगे तक जाता है ये ट्रेन और क्या रूट है। बॉम्बे टू दिल्ली, देन लाहौर एंड देन पेशवार। तो बताते कि पहले बॉम्बे, फिर वहां से दिल्ली, फिर वहां से लाहौर और उसके बाद पेशवार। अ लॉन्ग जर्नी, आई विल रीच पेशवार द डे आफ्टर टुमारो। वो बोलते कि काफी लंबी जर्नी है, मैं एक दिन बाद पहुंचूंगा वहां पे। Thereafter, Khan Sahib spoke a lot about his business and Gangadhar Pant was a willing listener।
तो उसके बाद खान साहब अपने बिजनेस के बारे में बताने लगते हैं और जो गंगाधर पंत है वो बड़े आराम से अच्छे से सुन रहा होता है, वो विलिंगली सुन रहा होता है, अच्छे से लिसन कर रहा होता है, मतलब सुन रहा होता है उनकी बातें। फॉर इन दैट वे ही वॉज एबल टू गेट सम फ्लेवर ऑफ लाइफ इन दिस इंडिया दैट वॉज सो डिफरेंट। तो उनको इस वजह से थोड़ा पता चल रहा था कि यहाँ इस तरफ के इंडियंस जो किस तरह से रहते हैं, उनको फ्लेवर ऑफ लाइफ समझ आ रहा था कि उनकी लाइफ में क्या स्वाद है। द ट्रेन नाउ पास थ्रू द सबर्बन रेल ट्रैफिक। उसके बाद फिर सबर्बन एरिया से रेल ट्रैफिक के टुवर्ड्स जो ट्रेन है वो जाती है। द ब्लू कैरेजेस कैरी द लेटर्स GBMR एंड ऑन द साइड। तो जो ब्लू कैरेज थी उस पे साइड्स में क्या लिखा था, GBMR, उनके साइड्स में ऐसे लिखा हुआ था। सबर्बन एरिया कौन सा होता है, जैसे जहाँ पे लोग यूजुअली रिसाइड करते हैं, जहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया होता है थोड़ा सा, जो सिटी और डिस्ट्रिक्ट के थोड़ा सा बाहर होता है, मोस्टली इज मेड फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस। ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे एक्सप्लेन्ड खान साहब। तो खान साहब बताते हैं कि जो ये लेटर्स लिखे हुए उनका क्या मीनिंग है। GBMR का मीनिंग क्या है, ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवेज। सी द टाइनी यूनियन जैक पेंटेड ऑन ईच ऑफ कैरेज, जेंटल रिमाइंडर दैट वी आर इन ब्रिटिश टेरिटरी। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे तुम देख रहे हो कि कैसे छोटे छोटे टाइनी यूनियन जैक पेंटेड करे हुए हैं यहाँ पे, मतलब पेंट हुआ हुआ है यूनियन जैक्स। तो इससे हमें पता चलता है कि अब हम ब्रिटिश टेरिटरी में आ गए हैं। The train began to slow down beyond Dadar and stopped only at its destination. तो जो ट्रेन है तो थोड़ी बहुत स्लो डाउन हुई कहाँ पर, दादर पे आके, और उसके बाद रुकी कहाँ पे, अपने डेस्टिनेशन पे जो था विक्टोरिया टर्मिनस। द स्टेशन लुक्ड रिमार्केबली नीट एंड क्लीन। तो जो स्टेशन था वो बहुत ही साफ सुथरा था। द स्टाफ वॉज मोस्टली मेड अप ऑफ एंग्लो इंडियंस एंड पारसीज अलॉन्ग विद हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो जो स्टाफ था वो सबके सब एंग्लो इंडियन से भरा हुआ था, पारसीज से भरा हुआ था और कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ भी भरा हुआ था। As he emerged from the station, Gangadhar Pant found himself facing an imposing building. तो जब वो बाहर निकले स्टेशन के तो गंगाधर ने क्या देखा, एक बहुत ही ज्यादा इम्पोजिंग बिल्डिंग है, मतलब बहुत इम्प्रेसिव बिल्डिंग है जिसको देख के तुम पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़े। रिमार्केबली का मतलब भी यही होता है कि बेसिकली तुम इसको इग्नोर ही नहीं कर सकते, बहुत क्लियरली देख सकते हो कि बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली, स्ट्राइकिंग और अट्रैक्टिंग लगता है वो। द लेटर्स ऑन इट प्रोक्लेम्ड। तो उसके ऊपर जो लेटर्स होते हैं वो क्या प्रोक्लेम करते हैं, इट्स आइडेंटिटी टू दोज हु डिड नॉट नो दिस बॉम्बे लैंडमार्क। तो वहाँ पे जो ये लेटर्स लिखे होते हैं तो वो बेसिकली बताता है उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान बताता है वो बेसिकली उन लोगों के लिए जिनको पता नहीं होता कि बॉम्बे लैंडमार्क है क्या। तो बॉम्बे लैंडमार्क होता क्या है, ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ईस्ट इंडिया हेडक्वार्टर्स होते हैं वहाँ पे। प्रिपेयर एज ही वाज फॉर मेनी शॉक्स, प्रोफेसर गाइतोंडे हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस। तो प्रोफेसर गाइतोंडे बहुत सारे शॉक्स के लिए रेडी थे, मतलब सरप्राइजेस के लिए रेडी थे कि वो अचंभित हो जाएंगे, बट वो इसके लिए रेडी नहीं थे, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा कुछ होगा। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन वाउंड अप शॉर्टली आफ्टर द इवेंट्स ऑफ 1857। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बंद हो गई थी, वाउंड अप मतलब होता है कि बंद कर दी गई थी, आफ्टर द इवेंट्स ऑफ 1857। 1857 में कुछ घटनाएं घटी थी, एट लीस्ट दैट इट वाज हिस्ट्री बुक्स, दैट्स व्हाट हिस्ट्री बुक्स सेड। तो वो बोलते कि एटलीस्ट हिस्ट्री बुक्स में तो ऐसा ही कुछ लिखा था। येट हियर इट वाज नॉट ओनली अलाइव बट फ्लरिशिंग। तो बोलते कि बट साथ के साथ हमने ये सब तो पढ़ा था हिस्ट्री बुक्स में, बट हम देख रहे हैं कि हमारे सामने यहाँ पे वो खड़ी तो है, अलाइव है, मतलब जिंदा अभी भी चल रही है, पर साथ के साथ फ्लरिश कर रही है, मतलब ग्रो भी कर रही है, आगे भी बढ़ रही है और उसके ब्रांचेस वगैरह बन रहे हैं। सो हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न परहैप्स बिफोर 1857। तो बोलते कि हिस्ट्री में भी फिर फाइनली में भी चेंज हो गया होगा, थोड़ा सा एक टर्न ले लिया हिस्ट्री ने, परहैप्स पहले 1857 खत्म होने से पहले ये सब हो गया। हाउ एंड व्हेन हैड इट हैपेंड, ही हैड टू फाइंड आउट। तो वो सोचते हैं कि एक तो वो हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये सब हुआ कैसे, तो उनको वो ऐसा लगा अंदर से कि उनको जानना ही पड़ेगा। एज ही वॉक्ड अलोंग Hornby Road, as it was called, he found a different set of shops and office buildings. तो फिर वो वॉक करने लगे, कहाँ पे चलने लगे, हॉर्नबाई रोड पे, जो इसको बुलाया जाता था। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत ही डिफरेंट तरह के शॉप्स और ऑफिस बिल्डिंग्स देखे, मतलब अलग अलग दुकानें देखी और ऑफिस की बिल्डिंग्स देखी। देयर वाज नो हैंडलूम हाउस बिल्डिंग। तो वहाँ पे कोई भी हैंडलूम हाउस बिल्डिंग नहीं था, मतलब जिससे क्लॉथ बनाया जाता है ऐसा कोई बिल्डिंग नहीं था। इंस्टेड देयर वाज बूट्स एंड वूलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर्स। वहाँ पे इंस्टेड ऑफ हैंडलूम्स वहाँ पे क्या मिल रहा था, बूट्स वगैरह मिल रहे थे, जूते, और वूलवर्थ वगैरह जो ऊन से जो सामान बनता है, ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स थे वहाँ पे। इम्पोजिंग ऑफिसेज एंड लॉयड्स, बार्कलेज एंड अदर ब्रिटिश बैंक्स। तो फिर वहाँ पे ब्रिटिश बैंक्स थे और इम्पोजिंग ऑफिसेज थे, लॉयड्स वगैरह, एज इन टिपिकल हाई स्ट्रीट ऑफ अ टाउन इन इंग्लैंड। और ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत ही ज्यादा टिपिकल हाई स्ट्रीट हो इंग्लैंड का।
He turned right along Home Street and entered Forbes building. तो वो राइट मुड़ गए होम स्ट्रीट से, उसके बाद उन्होंने घुसे, वो कहाँ पे घुसे, फोर्ब्स बिल्डिंग में. I wish to meet Mr. Vinay Gaitonde please, he said to the English receptionist. तो वहाँ पे एक इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट बैठे थे, उनको वो बोलते हैं कि मेरे को मिस्टर गायतोंडे से मिलना है, प्लीज उन्हें बुला दीजिए. शी सर्च थ्रू द टेलीफोन लिस्ट. तो वो टेलीफोन लिस्ट में अपने ढूंढने लगती है कि मिस्टर गायतोंडे को उनको कॉल करना पड़ेगा बुलाने के लिए. द स्टाफ लिस्ट एंड देन थ्रू द डायरेक्टरी लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज of all branches of the firm. तो उन्होंने पूरी डायरेक्टरी लिस्ट सब कुछ छान मारा. She shook her head and said, तो वो अपने सर हिलाते हुए कहती है, I'm afraid I can't find anyone of that name either here or any of our branches. वो बोलती कि मेरे को ये नाम कहीं नहीं मिल रहा, ना तो मुझे इस बिल्डिंग के लोगों में मिल रहा है, एम्प्लॉयज में मिल रहा है, ना तो किसी और ब्रांच के. Are you sure he works here? तो वो पूछती कि आपको पक्का पता है कि वो यहीं काम करते हैं कहीं और. This was a blow, not totally unexpected. वो बोलते कि ये तो बहुत ही बुरा हो गया, बट उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, ऐसा नहीं था कि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे ऐसा कुछ होगा. दिस वॉज अ ब्लो, मतलब कि ये तो बहुत ही बेकार चीज हो गई उनके साथ. इफ ही हिमसेल्फ वर डेड इन दिस वर्ल्ड, व्हाट गारंटी हैड ही दैट हिज सन वुड बी अलाइव. तो बोलते कि अगर वो खुद ही इंसान दुनिया में है ही नहीं, वो मर चुके हैं, तो उसके पास क्या गारंटी होगी कि उनका जो बेटा है वो खुद भी अलाइव होगा. इंडीड ही मे नॉट इवन हैव बिन बॉर्न. वो बोलते कि ऐसा भी हो सकता है कि वो जिंदा ही नहीं थे कभी. He thanked the girl politely and came out. तो वो जो रिसेप्शनिस्ट होती है उसको थैंक यू बोलते हैं और निकल जाते हैं, कि वो सोचते हैं कि जो आदमी जिसको वो मिलने आए थे वो शायद है ही नहीं दुनिया में, उसने कुछ भी मेकअप कर दिया होगा. It was characteristic of him not to worry about where he would stay. तो वो कभी भी चिंता नहीं करते थे कि वो कहाँ पे रुकेंगे जब वो कहीं पे ट्रैवल कर रहे होते थे. तो His main concern was to make his way to the library of the एशियाटिक सोसाइटी टू सॉल्व द रिडल ऑफ हिस्ट्री. तो उनका मेन कंसर्न हमेशा बस यही होता था कि एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी में जाए वो, और वहाँ पे जाके हिस्ट्री के बारे में जो रिडल्स हैं, जो रहस्य हैं, वो सारे उनको अपने आप खोले. ग्रैबिंग अ क्विक लंच एट अ रेस्टोरेंट, वो जाके किसी रेस्टोरेंट में लंच करते थे. ही मेड हिज वे टू द टाउन हॉल. उसके बाद फिर वो टाउन हॉल के लिए निकल जाते हैं. येस, टू हिज रिलीफ द टाउन हॉल वॉज देयर एंड इट डिड हाउस द लाइब्रेरी. तो उनको बहुत ही ऐसे रिलीफ मिला कि थैंक गॉड वहाँ पे टाउन हॉल है और वहाँ पे लाइब्रेरी भी है. ही एंटर्ड द रीडिंग रूम एंड आस्क्ड फॉर अ लिस्ट ऑफ हिस्ट्री बुक्स इंक्लूडिंग हिज ओन. तो उन्होंने अंदर जाके अपने बहुत सारी हिस्ट्री बुक्स का नाम लिया कि मुझे ये चाहिए, और साथ के साथ उन्होंने अपनी खुद की भी बुक मंगवा ली. His 5 volumes duly arrived on his table. तो उन्होंने 5 बुक्स मंगाई होंगी, 5 वॉल्यूम्स मंगाए होंगे, तो वो उनके बुक पे टेबल पे वो सारी बुक्स लेके आ गया कोई. He started from the beginning. तो वो शुरुआत से बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट करते हैं. वॉल्यूम 1 took the history up to the period of अशोका. तो पहली वॉल्यूम में अशोका के टाइम की बात हो रही है. वॉल्यूम 2 समुद्रगुप्ता, वॉल्यूम 2 में समुद्रगुप्ता के बारे में होता है. वॉल्यूम 3 में क्या होता है, मोहम्मद घोरी. एंड वॉल्यूम 4 में होता है डेथ ऑफ औरंगजेब. अप टू दिस पीरियड हिस्ट्री वॉज एज ही न्यू. तो इस टाइम तक तो उनकी हिस्ट्री बिल्कुल सही जा रही थी कि उनको जैसे पता था वो वैसे के वैसे ही स्टेट किया था सब कुछ. द चेंज एविडेंटली हैड अकर्ड इन द लास्ट वॉल्यूम. तो आखिरी वॉल्यूम में जाके उनको कुछ डिफरेंस दिखा, कि चेंज दिखा कि वो एग्जैक्टली जैसा वो जानते हैं वैसे नहीं है. रीडिंग वॉल्यूम्स 5 फ्रॉम बोथ एंड इनवर्ड, गंगाधर पंत फाइनली कन्वर्ज्ड ऑन द प्रिसाइज मोमेंट वेयर हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न. तो वो पढ़ रहे हैं वॉल्यूम आफ्टर वॉल्यूम, तो फाइनली 5th वॉल्यूम में जाके उनको तमीज से पढ़ने के बाद पता चला, गंगाधर पंत को पता चला, उन्होंने कन्वर्ज कर दिया बेसिकली कि एग्जैक्टली वो प्रिसाइज मोमेंट उन्होंने ढूंढ निकाला जब हिस्ट्री ने टर्न लिया था, बेसिकली डिफरेंट टर्न लिया था जो जहाँ पे वो गलत थे. कन्वर्ज का मतलब होता है मिलता है उनको, फाइनली मिलना. प्रिसाइज मोमेंट, प्रिसाइज मतलब एग्जैक्ट, वही वाला पर्टिकुलर मोमेंट जब हिस्ट्री में डिफरेंट टर्न आया था. That page in the book described the battle of पानीपत. तो उस पेज पे पानीपत का बैटल डिस्क्राइब हो रहा होता है. And it mentioned that the Marathas won it handsomely. तो उसमें पता चलता है कि मराठास उसमें जीते हैं होते हैं बहुत ही अच्छी तरह से. handsomely मतलब बहुत ही gloriously. अब्दली was routed and he was chased back to Kabul by the triumphant Maratha. तो जो अब्दली होते हैं उनको रूट करा जाता है, बेसिकली उनको हरा दिया जाता है, डिफीट करा दिया जाता है, उनको वापस अपने घर मतलब रिट्रीट करने के लिए उनको फोर्स कर दिया जाता है किस तरह से कि वो उनके पास और कोई चारा नहीं बचता. सो ही वॉज चेस्ड बैक टू काबुल. तो उनको वापस काबुल तक वापस अपने घर भगाया जाता है बाय द ट्रायम्फेंट मराठा. तो मराठास जो ट्रायम्फेंट होते हैं मतलब वो जीत रहे होते हैं उनके ओवर, तो मराठा आर्मी उनको वापस भगाती है. लेड बाय, उनको लीड कौन कर रहा था, सदाशिवराव भाव एंड हिज नेफ्यू, उनके नेफ्यू और सदाशिवराव भाव एंड द यंग विश्वास राव. तो ये लोग लीड कर रहे थे उस आर्मी को. द बुक डिड नॉट गो इनटू अ ब्लो बाय ब्लो अकाउंट ऑफ द बैटल इटसेल्फ. मतलब जो बुक है वो हर एक चीज अकरेंस के साथ साथ नहीं बता रही होती हर एक चीज. रादर इट एलैबोरेटेड इन डिटेल इट्स कॉन्सिक्वेंसेस,
फॉर द पावर स्ट्रगल इन इंडिया। बट उसकी जगह वो इलेबोरेट करता है, मतलब बहुत ही डिटेल में समझाता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, मतलब उसका फाइनली असर क्या होता है पावर स्ट्रगल को लेके इंडिया में। मतलब जो हर एक इंसान को भूख होती है पावर को लेके कि उनको रूल करना है इंडिया पे, तो उसका जो स्ट्रगल होता है, मतलब उसके पीछे जो इतनी लड़ाइयाँ होती है, उन सब चीज़ों के बारे में वो ज़्यादा बताते हैं। गंगाधर पंत रेड थ्रू द अकाउंट एविडली। तो बहुत ही ध्यान से गंगाधर पंत बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ पढ़ रहे होते हैं, मतलब बहुत ही इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे होते हैं। एविडली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ना कुछ। द स्टाइल ऑफ राइटिंग वॉज अनमिस्टेकेबली हिज, येट ही वॉज रीडिंग द अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जिस तरह से बुक लिखी गई थी वो बिल्कुल उस तरह से लिखी थी जैसे वो खुद लिखते थे, बट वो उन्होंने पहली बार कभी उससे पहले पढ़ा नहीं था, वो पहली बार ही पढ़ रहे थे। This victory in the battle was not only a great morale booster to the Marathas, but it also established their supremacy in northern India. तो मराठास के लिए सिर्फ एक मोरल बूस्टर नहीं था, मतलब उनको अपने बारे में बहुत अच्छा फील ही नहीं होगा, सिर्फ मोरल बूस्टर मतलब अंदर से उन्हें मॉरल फील्स आएंगी कि हाँ ठीक है उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है। उसके साथ साथ ये भी पता चलता है कि वो सुप्रीम है, मतलब बाकी लोगों से बेटर है इन नॉर्दर्न इंडिया, कि नॉर्दर्न पार्ट्स जो होते हैं इंडिया के वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सुप्रीम लोग माने जाते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड बीन वॉचिंग दीज डेवलपमेंट्स फ्रॉम द साइड लाइन्स। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो साइड लाइन्स मतलब साइड से ये सब देख रही थी होते हुए, जो भी डेवलपमेंट्स चल रही है, कि जो भी स्ट्रगल्स चल रहे हैं, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, गॉट द मैसेज एंड टेम्पररीली शेल्व्ड इस एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम। तो फिर उन्होंने ये सब हाल देखा कि क्या चल रहा है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, तो उन्होंने टेम्पररीली मतलब कुछ वक्त के लिए शेल्फ कर दिया, मतलब अपने जो उनके एक्सपेंशन करने के प्रोग्राम्स वगैरह थे वो सब उन्होंने स्टॉप कर दिया फॉर अ वाइल, मतलब रोक दिए कुछ टाइम के लिए, कि उन्होंने साइड में रख दिया कि बाद में देखी जाएगी। फॉर द पेशवाज द इमीडिएट रिजल्ट वॉज एन इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ भाव साहेब एंड विश्वराव, हु इवेंटफुली सक्सीडेड हिज फादर इन 1780 AD। तो ऑब्वियसली जब क्योंकि जो भाव साहेब और विश्वराव उस बैटल को लीड कर रहे थे, तो इस वजह से उनका इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ गया, किसके बीच में, पेशवास के बीच में। और फिर उसके साथ साथ वो लोग अपने फादर को सक्सीड भी कर देते हैं, मतलब उनके फादर के गुजरने के बाद वो रूल करने लगे वहाँ पे। तो ट्रबल मेकर दादा साहेब वॉज रेलीगेटेड टू द बैकग्राउंड एंड ही इवेंटफुली रिटायर्ड फ्रॉम द स्टेट पॉलिटिक्स। तो जो दादा साहेब थे जो ट्रबल मेक करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानियां ऐसे निकाल के लेके आते थे बेवजह की, उनको रेलीगेट कर दिया। मतलब रेलीगेट करने का मतलब क्या होता है कि उनको कोई नीचे वाली पोजीशन दे दियो, मतलब वैसे ही उनको बैकग्राउंड में रखा गया और फिर उन्होंने धीरे धीरे रिटायर ही कर दिया स्टेट पॉलिटिक्स से, कि मैं वो छोड़ के चले गए स्टेट पॉलिटिक्स की, उन्हें अब करना ही नहीं है। टू इट्स डिसमे, कि मतलब ये बहुत ही सैड बात है, द ईस्ट इंडिया कंपनी मेट इट्स मैच इन द न्यू मराठा रूलर विश्वराव। तो बुरी बात यह है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने फाइनली अपना मैच कहाँ ढूंढा, विश्वसराव के साथ ढूंढा, जो एक नया फाइनली मराठा रूलर बना था। He and his brother Madhav Rao combined political acumen with valor and systematically expanded their influence all over India. तो उन्होंने और उनके भाई माधव राव ने मिलकर करा क्या, अपने अपने जो पॉलिटिकल एक्यूमेंट्स है, मतलब उनके जो पॉलिटिकल व्यूज है, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स है पूरे करने, उन लोगों ने मिक्स कर दिया, कंबाइन कर दिया ये दोनों का मिला के वैलर के साथ, मतलब अपने स्ट्रेंथ और अपने ब्रेवनेस के साथ मिला के उन्होंने सिस्टमैटिकली एक्सपैंड कर दिया अपना इन्फ्लुएंस इंडिया पे। मतलब उनका काफ़ी मैनिपुलेट कर सकते थे वो इंडिया को, इन्फ्लुएंस बहुत था उनका इंडिया पे कि वो जो बोलेंगे वो हो सकता है। द कंपनी वॉज रिड्यूस टू पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस नियर बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास, जस्ट लाइक इट्स यूरोपियन राइवल्स द पोर्चुगीज एंड द फ्रेंच। तो जो कंपनी थी वो रिड्यूस हो गई, मतलब बहुत कम उसका पहुंच हो गया किसी तरह से। पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब उनकी जो इन्फ्लुएंस थी वो सिर्फ बॉम्बे तक रह गई, कैलकाटा तक रह गई और मद्रास तक रह गई, बिल्कुल उसके यूरोपियन राइवल की तरह, मतलब उनके जो एनिमी की तरह। यूरोपियन एनिमी जो थे उनके कौन थे, पोर्चुगीज एंड फ्रेंच। सो रेस्ट हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर गोना स्टार्ट वेयर वी लेफ्ट ऑफ। हमने अभी तक देखा था जो हमारे प्रोटैगनिस्ट थे वो अभी हिस्ट्री के बारे में और जानने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट ही कैन फाइंड मोर अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनी, कि उनका अचानक से लाइक कैसे वापस आए इंडिया में, क्योंकि वो एक टाइम पे बंद ही हो गई थी कम्प्लीटली। सो हम आगे बढ़ते हैं। फॉर पॉलिटिकल रीजंस द पेशवाज केप्ट द पपेट मुगल रजीम अलाइव इन दिल्ली। तो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से पेशवाज ने अपना जो मुगल रजीम था उसको ज़िंदा रखा दिल्ली में। इन द 19th सेंचुरी दीज डे फैक्टो रूलर्स क्या होते हैं कि चाहे वो डिज़र्व करते हो या नहीं, या लीगली इलेक्टेड हो या नहीं, बट वो वहाँ के लीडर्स थे, रूलर्स थे। The rulers from Pune were astute enough to recognize the importance of the technological age dawning in Europe. तो उनके अंदर इतना दिमाग था। बेसिकली एस्टूट का मीनिंग क्या होता है, एस्टूट ये होता है कि तुम्हें एक्यूरेटली एक चीज़ को असेस करो और उसके बाद जो भी सिचुएशन है उसको अपने एडवांटेज में यूज़ करो।
तो उनके अंदर इतना रिकग्निशन, मतलब उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया था, उन्होंने जान लिया था, समझ लिया था कि कितना इंपॉर्टेंट होता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो आ रहे हैं टाइम के साथ। तो जो टेक्नोलॉजिकल एज स्टार्ट हो रहा है, तो वो सिंस इट्स डॉनिंग इन यूरोप, तो उनको समझ आ रहा था कि उनको साथ के साथ चेंज होना पड़ेगा। दे सेट अप देयर सेंटर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस वजह से उन्होंने अपने खुद के सेंटर्स खोले फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हियर द ईस्ट इंडिया कंपनी सॉ अनदर अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस। तो यहीं पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नया अपॉर्चुनिटी देखा कि वो सम अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए इंडिया में। इट ऑफर्ड एड एंड एक्सपर्ट्स, तो उन्होंने एड करा एक तो ऑफर, और एक्सपर्ट्स करे ऑफर। दे वर एक्सेप्टेड ओनली टू मेक द लोकल सेंटर्स सेल्फ सफिशिएंट। तो उन्होंने बेसिकली ये किया कि सेल्फ सफिशिएंट बना दिया वहाँ के लोकल सेंटर्स को। सेल्फ सफिशिएंट मतलब कि उनको बाकी यहाँ वहाँ बाकी कंट्री से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। बट ये यूज़ भी हो रहा था सिर्फ लोकली, मतलब ओनली इन लोकल सेंटर्स। द 20th सेंचुरी ब्रॉट अबाउट फर्दर चेंजेस इंस्पायर्ड बाय द वेस्ट। तो 20th सेंचुरी में और भी बहुत सारे चेंजेस आए, मतलब उसके आगे भी बहुत चेंजेस आए जो इंस्पायर किससे हुए थे, वेस्ट से। इंडिया मूव्ड टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, उसके बाद इंडिया में डेमोक्रेसी स्टार्ट हुआ। डेमोक्रेसी में क्या होता है, सभी के सभी वोट्स डालते हैं, एक साथ मिलके वो इलेक्ट करते हैं लीडर को। बाय देन द पेशवास हैड लॉस्ट देयर एंटरप्राइज एंड दे वर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज। तो उस टाइम तक फाइनली पेशवास को रिप्लेस कर दिया गया था और उनको फाइनली डेमोक्रेसी के साथ इलेक्ट करे जाने लगे लोग। द सल्टनेट एट दिल्ली सर्वाइव्ड इवन दिस ट्रांजिशन। तो सल्टनेट जो था दिल्ली में, मतलब उनका जो एक पार्ट था बहुत इंपॉर्टेंट जो दिल्ली में था, वो सर्वाइव कर जाता है, मतलब समहाउ ये चेंजेस को झेल पाता है। लार्जली बिकॉज इट वील्डेड नो रियल इन्फ्लुएंस। पर वो हुआ किस लिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस था नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का या किसी भी पेशवाज वगैरह का। द शहनशाह ऑफ दिल्ली वॉज नो मोर दैन अ फिगर हेड टू रबर स्टैम्प द रिकमेंडेशंस मेड बाय द सेंट्रल पार्लियामेंट। तो वहाँ के जो शहनशाह थे दिल्ली में, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते थे, रबर स्टैम्प्स लगाते थे, मतलब बस जो भी रिकमेंडेशंस आती थी, मतलब जो भी चेंजेस होते थे इंडिया के लेजिस्लेशन में या पार्लियामेंट जो भी बोलती थी, उसको वो बस ऐसे पास कर देते थे आगे कि हाँ ठीक है, इट वर्क्स फॉर अस, तो वो लाइक वहाँ पे लागू हो जाता था। एज ही रेड ऑन गंगाधर पंत बिगैन टू अप्रिशिएट द इंडिया ही हैड सीन। तो जैसे जैसे गंगाधर पंत पढ़ने लगे वो हिस्टोरिकल चीज़ें, तो साथ के साथ वो अप्रिशिएट करने लगे इंडिया को, उनको अच्छा लगने लगा अपने कंट्री के बारे में। इट वॉज अ कंट्री दैट हैड नॉट बीन सब्जेक्टेड टू स्लेवरी फॉर द वाइट मैन। तो ये सोच के अच्छा लगा कि एटलीस्ट इंडिया में स्लेवरी नहीं हुई वाइट मैन के साथ, मतलब जो गोरे आए थे इंडिया में उन्होंने उनको स्लेव्स नहीं बनाया। इट हैड लर्नड टू स्टैंड ऑन इट्स फीट एंड न्यू व्हाट सेल्फ रिस्पेक्ट वाज। तो एटलीस्ट लाइक इंडिया के जो लोग थे उनके पास अपने पास सेल्फ रिस्पेक्ट था कि वो अपने पैरों पे खड़े हुए और फाइट बैक करे फॉर अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड फॉर प्योरली कमर्शियल रीजन्स इट हैड अलाउड द ब्रिटिश टू रिटेन। तो उन्होंने ब्रिटिश को रिटेन मतलब फिर भी रुकने क्यों दिया था, जस्ट फॉर कमर्शियल रीजन्स और फॉर अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ कि वो एक बार इतने स्ट्रॉन्ग बन जाए, उसके बाद ही वो कमर्शियल रीजंस जब तक थे उनके पास कि वो कमर्शियली उनसे थोड़ा बहुत हेल्प ले सके, तब तक उन्होंने उन्हें यूज़ किया। फिर जब वो फाइनली स्ट्रॉन्ग हुए थे तो फॉट बैक। बॉम्बे एज द सोल आउटपोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट दैट लीज वॉज टू एक्सपायर इन द ईयर 2001 अकॉर्डिंग टू अ ट्रीटी इन 1908। तो बॉम्बे बेसिकली लीज पे था विद द ब्रिटिशर्स। तो वो जो ये लीज था वो ख़त्म होने वाला था इन द ईयर 2001 ट्रीटी के अकॉर्डिंगली जो हुआ था 1908 में। गंगाधर पंत कुड नॉट हेल्प कंपेयरिंग द कंट्री ही न्यू विद वॉट ही वॉज विटनेसिंग अराउंड हिम। तो गंगाधर पंत मतलब कंपेयर करे जाते साथ के साथ कि कंट्री एक टाइम पे कैसी थी और अब वो कैसा देख रहे हैं। विटनेस करना मतलब खुद ही ऑब्जर्व करना। बट एट द सेम टाइम ही फेल दैट हिज इन्वेस्टिगेशंस वर इनकम्प्लीट। पर साथ के साथ उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनके इन्वेस्टिगेशन में कमी है। इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल करने में। हाउ डिड द मराठाज विन द बैटल। तो फिर भी सोचते कि मराठाज जीत कैसे गए वो बैटल। टू फाइंड द आंसर ही मस्ट लुक फॉर अकाउंट्स ऑफ द बैटल इटसेल्फ। तो ये जानने के लिए उनको खुद भी बैटल्स के बारे में ढूंढना पड़ेगा। ही वेंट थ्रू द बुक्स एंड जर्नल्स बिफोर हिम। तो फिर वो जर्नल्स और बुक्स पढ़ने लगते हैं। एट लास्ट अमंग द बुक्स ही फाउंड वन दैट गेव हिम द क्लू। फिर वो फाइनली एक बुक ढूंढते हैं जिसमें उनको क्लू मिलता है। इट वॉज भाव साहेब हंची भाकर। तो ये बुक का नाम है। ऑल्दो ही सेल्डम रिलाइड ऑन द भाकर्स फॉर हिस्टोरिकल एविडेंस। तो वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम भाकर्स पे ही जाते थे पढ़ने के लिए अगर उनको कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस चाहिए होता था। ही फाउंड देम एंटरटेनिंग टू रीड। और साथ के साथ उन्हें वो बहुत एंटरटेनिंग भी लगती थी रीड करने के लिए। समटाइम्स बरीड इन द ग्राफिक बट डॉक्टर्ड अकाउंट्स।
मतलब वो हमेशा बेरी हो जाते थे, इतना इंटरेस्ट होता था उनको कि वो उसमें बिल्कुल घुस जाते थे। द ग्राफिक मतलब उसमें बहुत पिक्चर्स होती थी, बट डॉक्टर्ड अकाउंट्स मतलब उसको जो एक्चुअल फैक्ट्स है उसको थोड़ा बहुत चेंज किया जाता था, मैनिपुलेट किया जाता था। ही कुड स्पॉट द जर्म ऑफ ट्रूथ, पर वो साथ के साथ इवन तो मैनिपुलेशन होती थी पर स्टिल वो सच्चाई देख पाते थे। ही फाउंड वन नाउ इन 3 लाइन अकाउंट ऑफ हाउ क्लोज विश्वास राव हैड कम टू बीइंग किल्ड। तो उन्होंने देख लिया था कि 3 लाइन अकाउंट में देख लिया था बेसिकली कि विश्वास राव बिल्कुल मौत के कितने करीब आ गए थे एक पॉइंट पे। And then Vishwasrao guided his horse to the melee where the elite troops were fighting and he attacked them. तो विश्वासराव अपने हॉर्स को लेके मीली की तरफ जाते हैं जहाँ पे उनके एलीट ट्रूप्स फाइट कर रहे थे और वहाँ पे उन्होंने उनको अटैक किया। एंड गॉड वॉज मर्सीफुल, और गॉड ने उन पे दया करी। और शॉर्ट ब्रश्ड पास हिज ईयर, तो उनके कान की साइड से एक गोली लगती है। इवन द डिफरेंस ऑफ अ टिल सेसमी वुड हैव लेड टू हिज डेथ, मतलब अगर एक छोटे से दाने की जगह भी थोड़ा सा भी डिफरेंस आ जाता तो वो मर चुके होते हैं। एट 8 o'clock द लाइब्रेरियन पोलाइटली रिमाइंडेड द प्रोफेसर दैट द लाइब्रेरी वॉज क्लोजिंग फॉर द डे। तो 8 जैसे बजते तो फिर जो लाइब्रेरियन है उनको याद दिलाते कि 8 बजने वाले, तो हमारा जो लाइब्रेरी वो बंद होने वाला है। गंगाधर पंत इमर्ज्ड फ्रॉम हिज थॉट्स, तो फिर वो गंगाधर पंत अपने थॉट्स में से निकलता है। लुकिंग अराउंड ही नोटिस दैट ही वाज द ओनली रीडर लेफ्ट इन दैट मैग्निफिसेंट हॉल। तो आजू बाजू देखते तो उन्हें पता चलता है कि सिर्फ वही एक इंसान है जो वहाँ पे अभी भी बैठ के पढ़ रहे हैं। आई बेग योर पार्डन सर, मे आई रिक्वेस्ट यू टू कीप दिस बुक्स हियर फॉर माई यूज़ टुमारो मॉर्निंग। तो वो बोलती है कि मतलब मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बुक्स यहीं रहे कल, सो दैट मैं कल सुबह मॉर्निंग आके पढ़ पाऊँ। बाय द वे व्हेन डू यू ओपन, और पूछते कि ऊपर वैसे आप लाइब्रेरी का कितने बजे खुलता है। At 8 o'clock, sir. The librarian smiled. Here was a user and researcher right after his heart. तो वो बता देते हैं उनको कि 8 बजे उनका लाइब्रेरी खुलता है, और फिर वो लाइब्रेरियन स्माइल करते हैं उनको, और फिर वो बोलते हैं कि उनको समझ आता है लाइब्रेरियन को कि ये एक यूज़र और रिसर्चर है जो सचमुच में दिल से चीज़ें जानना चाहता है। एज अ प्रोफेसर लेफ्ट द टेबल ही शव्ड सम नोट्स इनटू हिज राइट पॉकेट। तो जब वो जा रहे होते हैं तो कुछ ऐसे नोट्स बनाए होते हैं उन्होंने, वो अपने राइट पॉकेट में डालते हैं। एब्सेंट माइंडेडली ही ऑल्सो शव्ड द भक्कर इनटू हिज लेफ्ट पॉकेट। तो उनको पता नहीं चल रहा था क्योंकि अपने सामान उठा रहे होते तो वैसे वो भक्कर गलती से अपने लेफ्ट पॉकेट में डाल देते हैं। ही फाउंड अ गेस्ट हाउस टू स्टे इन एंड हैड अ फ्रूगल मील। तो एक फाइनली एक गेस्ट हाउस ढूंढते हैं, उसके बाद वहाँ पे एक फ्रूगल मील खाते हैं। फ्रूगल क्या होता है कि बहुत ही चीप, ज़्यादा महंगा नहीं, बहुत ही सिंपल सा फूड खाते हैं वो। ही देन सेट आउट फॉर अ स्ट्रोल टुवर्ड्स द आज़ाद मैदान। फिर वो आज़ाद मैदान की टुवर्ड्स निकल जाते हैं घूमने के लिए। इन द मैदान ही फाउंड अ थ्रॉन्ग मूविंग टुवर्ड्स अ पंडाल। तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक पंडाल की तरफ एक थ्रॉन्ग जा रहा है। थ्रॉन्ग किसे बोला जाता है कि बहुत ही बड़ा सा क्राउड एनिमल्स का। सो अ लेक्चर वॉज टू टेक प्लेस। तो उनको समझ आता है, मतलब एनिमल्स का नहीं होता वैसे, एक बहुत ही बड़ा सा क्राउड होता है, लाइक बहुत सारे लोग एक टुवर्ड्स जा रहे हैं पंडाल के। पंडाल क्या होता है, एक टेंट टाइप लगा होता है। सो उनको समझ आ जाता है कि कहीं पे कोई लेक्चर वगैरह कुछ होने वाला है। फोर्स ऑफ हैबिट टू प्रोफेसर गाइतोंडे टुवर्ड्स द पंडाल। तो उनको तो आदत होती है हमेशा, मतलब वो हमेशा से लेक्चर्स वगैरह में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, इस वजह से वो पंडाल के टुवर्ड्स जाने लगते हैं। द लेक्चर वॉज इन प्रोग्रेस ऑल्दो पीपल केप्ट कमिंग एंड गोइंग। तो वहाँ पे लेक्चर चल रहा था ऑलरेडी, बट ऐसा हो रहा था कि लोग बाहर आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, बट प्रोफेसर गाइतोंडे वॉज नॉट लुकिंग एट द ऑडियंस। पर गाइतोंडे जो हैं प्रोफेसर, उनको ऑडियंस से मतलब था ही नहीं, तो वो उनको तरफ देख ही नहीं रहे थे। ही वॉज सिटिंग एट द प्लेटफॉर्म एज इफ मेस्मराइज्ड। तो वो प्लेटफॉर्म को देख रहे थे। प्लेटफॉर्म क्या होता है, वो स्टेज की तरफ देख रहे थे, और फिर वो मेस्मराइज हो रहे थे बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही खुश हो रहे थे, उनको बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था सब कुछ। देयर वाज अ टेबल एंड अ चेयर बट द लैटर वाज अनऑक्यूपाइड। तो वहाँ पे एक टेबल होती है और एक चेयर होती है, पर जो चेयर होती है उस पर कोई बैठा नहीं होता। तो प्रेसिडेंशियल चेयर अनऑक्यूपाइड। तो वो देखते हैं कि सबसे मेन चेयर जो प्रेसिडेंशियल चेयर है वो अनऑक्यूपाइड क्यों है। तो साइड स्टर्ड हिम टू द डेप्थ्स। तो वो सोचते हैं कि मतलब वहाँ पे कोई बैठा क्यों नहीं है, और वहाँ पे इतने सारे लोग पेशेंस में मतलब इतनी देर से वेट कर रहे हैं। लाइक अ पीस ऑफ आयरन अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट ही स्विफ्टली मूव्ड टुवर्ड्स द चेयर। तो उनको वो चेयर दिखी और फिर वो इतना अट्रैक्ट हो रहे थे जैसे कि एक पीस ऑफ आयरन और मैग्नेट इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे वो चेयर के टुवर्ड्स। तो फिर वो धीरे धीरे चेयर के पास जाने लगते हैं। द स्पीकर स्टॉप्ड इन मिड सेंटेंस। तो जो स्पीकर होता है वो बीच सेंटेंस में रुक जाता है, टू शॉक्ड टू कंटिन्यू। तो वो देख के इतना शॉक हो जाते हैं। बट द ऑडियंस सून फाउंड वॉइस वेकेट द चेयर। तो जो ऑडियंस होता है वो अचानक से कुछ बोलते हैं, वो बोलते हैं कि वेकेट द चेयर। वेकेट द चेयर का क्या मतलब होता है कि ये चेयर छोड़ दो। दिस लेक्चर सीरीज हैज़ नो चेयर पर्सन अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म मिस्टर। तो बोलते हैं कि ये जो लेक्चर सीरीज है इसमें कोई चेयर पर्सन ही नहीं है, तो तुम प्लेटफॉर्म छोड़ दो। द चेयर इज सिम्बॉलिक डोंट यू नो। वो बोलते हैं कि चेयर एक चीज़ का साइन होता है, इन अ वे इट रिप्रेजेंट्स समथिंग। What nonsense! Who ever heard of a public lecture without a presiding dignitary? वो बोलते कि ऐसे कैसे काम चलेगा, यहाँ पे तो कोई डिग्निटरी ही नहीं है। प्रिसाइडिंग डिग्निटरी मतलब कि कोई ऐसा इंसान जिसका बहुत बड़ा रैंक हो वहाँ पर।
प्रोफेसर गायतोंडे वेंट टू द माइक एंड गेव वेंट टू हिज व्यूज़। तो प्रोफेसर गायतोंडे जाते हैं और बोलते हैं कि मैं बात करूँगा, माइक पे जाके अपनी व्यूज़ देने लगते हैं, सबको बताने लगते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, an unchaired lecture is like Shakespeare's Hamlet without the Prince of Denmark, let me tell you। वो बोलते कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यहाँ पे जो अनचेयर्ड लेक्चर्स हैं, मतलब यहाँ पे कोई प्रिसाइडिंग डिग्निटरी नहीं है, कोई बड़ा आदमी नहीं है, तो फिर इट्स लाइक शेक्सपियर के हैमलेट चल रहा है, जो उनका एक पूरा प्ले है हैमलेट, उसकी तरह चल रहा है, जहाँ पे तुम्हारे पास प्रिंस ही नहीं है डेनमार्क का, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान ही नहीं है, तो तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ये सब सुन के। तो वो कहते हैं लेट मी टेल यू, तो वो बोल रहे होते हैं, पर जो ऑडियंस है, बट द ऑडियंस वॉज इन नो मूड टू लिसन, टेल अस नथिंग, वी आर सिक ऑफ रिमार्क्स फ्रॉम द चेयर, ऑफ वोट, ऑफ थैंक्स, ऑफ लॉन्ग इंट्रोडक्शंस। तो जो ऑडियंस है वो फिर से रेस्टलेस हो रही है, वो बोल रही है कि हमें कुछ नहीं सुनना, हमें थक गए हैं ये रिमार्क्स वगैरह सुन सुन के, हमें कुछ नहीं सुनना। वो कहते हैं कि टेल अस नथिंग, हमें कुछ मत बताओ, हमें वोट ऑफ थैंक्स भी नहीं सुनना, हमें लॉन्ग इंट्रोडक्शंस भी नहीं सुनने, वी ओनली वॉन्ट टू लिसन टू द स्पीकर। वो बोलते कि हमें बस स्पीकर की बातें सुननी है। वी अबॉलिश द ओल्ड कस्टम्स लॉन्ग अगो। वो बोलते कि पुराने कस्टम्स हमने बहुत पुराने छोड़ दिए, कब के छोड़ दिए, सब खत्म हो गया है। कीप द प्लेटफॉर्म एम्प्टी प्लीज़। वो कहते हैं कि प्लीज़ जो प्लेटफॉर्म है उसको खाली रखो। बट गंगाधर पंत हैड द एक्सपीरियंस ऑफ स्पीकिंग एट 999 मीटिंग्स। 999 मीटिंग्स में उन्होंने अभी तक बात करी हुई थी, एंड हैड फेस द पुणे ऑडियंस एट इट मोस्ट हॉस्टाइल। और उन्होंने पुणे की जो ऑडियंस है उसको फेस किया था जब वो सबसे ज़्यादा हॉस्टाइल था, मतलब सबसे ज़्यादा एग्रेसिव था, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। हॉस्टाइल मतलब बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और गुस्से में होना। ही केप्ट ऑन टॉकिंग, तो तब उन्होंने बात करते रहे, वो उस टाइम पे भी बात कर रहे थे, तो अभी भी वो बात करे जा रहे थे। ही सून बिकेम अ टारगेट फॉर अ शावर ऑफ टोमेटो, एग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। तो वो अपने प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, तो और लोगों ने उनको मना किया इवन, तो तब भी वो हट नहीं रहे, तो फिर लोग उन पर टमाटर, अंडे और बाकी चीज़ें फेंकने लग गए। बट ही केप्ट ऑन ट्राइंग वेलियंटली टू करेक्ट हिज सैक्रिलेज। फाइनली द ऑडियंस स्वॉम्ड टू द स्टेज टू रिजेक्ट हिम बॉडीली। तो इतना ज़्यादा वो तभी भी लगे पड़े थे अपनी बातें बताने के लिए, वेलियंटली मतलब बहुत ही ब्रेवली। वेलियंट का मतलब होता है करेजियसली, कि बहुत ही ज़्यादा करेज के साथ उन्होंने कुछ किया। टू करेक्ट दिस सेक्रिलेज, की मतलब सेक्रिलेज क्या होता है कि किसी चीज़ को ऐसे मिसयूज़ करना जो वैसे बहुत सेक्रेड माना जाता है। फाइनली द ऑडियंस फॉर्म टू द स्टेज टू रिजेक्ट हिम बॉडीली। तो जो बाकी ऑडियंस है उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आया था कि वो उनको स्टेज पे चढ़ के वहाँ से उतारने की कोशिश करते हैं, मतलब हाथापाई करते हुए। एंड द क्राउड गंगाधर पंत वॉज नो वेयर टू बी सीन। फिर क्राउड में गंगाधर पंत कहीं दिखने को भी नहीं मिला। दैट इज़ ऑल आई हैव टू टेल राजेंद्र। वो बोलते कि मेरे पास इतना ही है सब कुछ बताने के लिए। ऑल आई नो इज़ आई वॉज फाउंड इन द आज़ाद मैदान इन द मॉर्निंग। वो बोलते कि मेरे को बस इतना पता है कि मैं सुबह को आज़ाद मैदान में उठा था, मैं वहाँ पाया गया था मैं। बट आई वॉज बैक इन द वर्ल्ड आई एम फेमिलियर विद। वो बोलते कि पर हाँ, अच्छी बात यह है कि मैं वापस उसी दुनिया में हूँ जहाँ पे जिसको मैं जानता हूँ। नाउ वेयर एग्जैक्टली डिड आई स्पेंड दोज 2 days व्हेन आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम हियर। तो वो बोलते कि पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि 2 दिन जब मैं गायब था तो मैं कहाँ था। राजेंद्र वॉज डम्बफाउंडेड बाय द नरेटिव, इट टुक हिम अ वाइल टू रिप्लाई। तो राजेंद्र वॉज लाइक, उनको समझ ही नहीं आई बातें क्या बोल रहा है इंसान की, मतलब क्या हो गया अचानक से कि उनको समझ ही नहीं आया कि वो रिप्लाई कैसे करे। डम्बफाउंडेड मतलब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए, उनको समझ ही नहीं आया कि वो बोले तो क्या बोले। नरेटिव मतलब उन्होंने जो अभी तक स्टोरी सुनाई है तो उसमें उनको समझ नहीं आया कि वो रिएक्ट कैसे करे, तो उनको कुछ टाइम लगा रिप्लाई करने में। प्रोफेसर बिफोर जस्ट प्रायर टू योर कोलिजन विद द ट्रक व्हाट वर यू डूइंग, राजेंद्र आस्क्ड। तो राजेंद्र पूछते कि तुम्हारे जो कोलिजन हुआ ट्रक के साथ, उसके पहले तुम क्या कर रहे थे। कोलिजन विद द ट्रक मतलब उनका एक एक्सीडेंट हुआ। कोलिजन मतलब कि कोई चीज़ टकराना, तो वो ट्रक से टकराए थे बेसिकली। उसके बाद आई वॉज थिंकिंग ऑफ द कैटास्ट्रोफी थियोरी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर हिस्ट्री। तो बोलते कि मैं तो ये सोच रहा था कि जो कैटास्ट्रोफी थ्योरी है, मतलब कैटास्ट्रोफी क्या होता है, एक ऐसा स्टेट जिसमें सब कुछ गलत हो रहा हो, सब कुछ ख़राब हो रहा हो, बहुत ही बुरी सिचुएशन हो रही होती है, तो वो उस थ्योरी के बारे में सोच रहे थे एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर हिस्ट्री, और साथ के साथ उसके इम्प्लीकेशंस जो हिस्ट्री के ऊपर पड़ रही हैं। इम्प्लीकेशंस क्या होता है कि सजेशंस, जैसे इंसिनुएशन की उसके साथ हिस्ट्री के ऊपर उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। राइट, आई थॉट सो, राजेंद्र स्माइल्ड। तो राजेंद्र बोलते कि हाँ मुझे लगा ही था। डोंट स्माइल स्मगली, इन केस यू थिंक दैट इट वॉज जस्ट माई माइंड प्लेइंग ट्रिक्स एंड माई इमेजिनेशन रनिंग अमॉक, लुक एट दिस। तो बोलती कि तुम ऐसे हंसो मत, स्मगली मतलब जैसे कि मैं डम हूँ या फिर मेरे को जज मत करो। इन केस यू थिंक इट वॉज जस्ट माई माइंड, वो बोलती कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मेरे माइंड मेरे ऊपर ट्रिक्स प्ले कर रहा है और मेरी इमेजिनेशन मतलब पागलों की तरफ चले जा रही है, तो तुम ये देखो। एंड ट्रायम्फेंटली प्रोफेसर गायतोंडे प्रोड्यूस्ड हिज वाइटल पीस ऑफ एविडेंस, अ पेज टॉर्न आउट ऑफ द बुक। तो बोलते कि अगर तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा तो मेरे पास एक प्रूफ भी है, एविडेंस है, मतलब एक उनके पास एक्चुअल प्रूफ है। ट्रायम्फेंटली मतलब वो एक्चुअली में जीत गए किसी तरह से। ट्रायम्फ तब यूज़ करा जाता है, वो जीत को बोलते हैं।
अ पेज टर्न आउट फ्रॉम अ बुक कि क्यों जो जिनको वो बता रहे हैं राजेंद्र को उनकी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा तो उनके पास एक्चुअली में एविडेंस है तो वो उनको पेज दिखाते हैं टर्न आउट फ्रॉम द बुक। राजेंद्र रेड द टेक्स्ट ऑन द प्रिंटेड पेज एंड हिज फेस अंडरवेंट अ चेंज। तो राजेंद्र वो टेक्स्ट पढ़ते हैं उस प्रिंटेड पेज के ऊपर और उनका फेस पूरा चेंज हो जाता है, बिल्कुल कलर चेंज हो जाता है उनके फेस का। गॉन वॉज द स्माइल एंड इन इट्स प्लेस केम अ ग्रेव एक्सप्रेशन। तो 2 मिनट पहले स्माइल कर रहे होते हैं, वो स्माइल बिल्कुल चली जाती है और बहुत ही ग्रेव एक्सप्रेशन उनके फेस पे आता है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने देख लिया हो। ही वॉज विजिबली मूव्ड कि वो क्लियरली दिख रहा था कि वो बिल्कुल उनका फीलिंग्स को चेंज हुए हैं। गंगाधर पंत प्रेस्ड होम हिज एडवांटेज। तो वो बताते कि जब वो घर के रास्ते के लिए निकल रहे थे तब उन्हें रियलाइज़ होता है आई हैड इनएडवर्टेंटली स्लिप्ड द भाकर इन माई पॉकेट एज आई लेफ्ट द लाइब्रेरी। कि उन्होंने एक्सीडेंटली, इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है एक्सीडेंटली, उन्होंने भक्कर अपने पॉकेट में रख लिया था जब वो लाइब्रेरी छोड़ रहे थे। आई डिस्कवर्ड माई एरर व्हेन आई वाज पेइंग फॉर माई मील। तो जब वो मील के लिए पे करने के लिए पैसे निकाल रहे थे तब उनको अपना पता चलता है कि उन्होंने गलती से भक्कर अपने पॉकेट में रख लिया था। आई हैड इंटेंडेड टू रिटर्न इट द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो उनका प्लान ये था, इंटेंडेड मतलब कि उनका इंटेंशन ये था कि वो अगले दिन सुबह को वापस कर देंगे। बट इट सीम्स दैट इन द मीली ऑफ आज़ाद मैदान द बुक वॉज लॉस्ट। तो उनको आज़ाद मैदान में वो लेक्चर सुनने के लिए गए थे वहाँ पे उनकी बुक खो गई। ओनली द टर्न ऑफ पेज रिमेंड। सिर्फ वो जो टर्न ऑफ पेज था सिर्फ वही रह गया उनके पास। एंड लकीली फॉर मी द पेज कंटेन्स वाइटल इन्फॉर्मेशन, वाइटल एविडेंस। तो उनके लिए लकी है कि उस पेज पे सारी इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हैं। Rajendra again read the page. It described how विश्वास राव narrowly missed the bullet. तो राजेंद्र फिर से पढ़ने लगते हैं उस पेज को और उसमें पता चलता है कि विश्वास राव ने somehow बुलेट मिस कर दिया बहुत ही कम डिस्टेंस से। एंड हाउ दैट इवेंट टेकन एज एन ओमेन बाय द मराठा आर्मी टर्न्ड द टाइड इन देयर फेवर। तो ओमेन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा इवेंट जो जिससे हमें पता चलता है कि वो ये चीज़ होगी ही या नहीं होगी, मतलब एक तरह से एक साइन है, एक वार्निंग है। तो उसके बाद जो मराठा आर्मी है उन्होंने अपना पूरा अपने फेवर में वो पूरी की पूरी जो बैटल है उसको ले आए। नाउ लुक एट दिस, गंगाधर पंत प्रोड्यूस्ड हिज ओन कॉपी ऑफ भाव साहेब वंशी भाकर, ओपन एट द रेलेवेंट पेज, द अकाउंट रैन दस। उसके बाद फिर वो दूसरा एक पेज दिखाते हैं अपनी खुद की बुक का, भाव साहेब वंशी भाकर जो उनके पास पड़ी होती है, अपनी खुद की कॉपी दिखाते हैं और उसमें ऐसा कुछ लिखा होता है। एंड देन विश्वासराव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मीली वेयर द एलीट ट्रूप्स वर फाइटिंग एंड ही अटैक्ड देम एंड गॉड एक्सप्रेस हिज डिस्प्लेजर, ही वाज हिट बाय द बुलेट। तो उसमें वहाँ पे हम डिफरेंस ये देख रहे हैं कि पहले वाली बार में उसको जो विश्वास राव है उसको बुलेट नहीं लगती, जबकि इस वाली बुक में, इस वाली कॉपी में विश्वास राव को बुलेट लग जाती है। द प्रोफेसर गाइतोंडे, यू हैव गिवन मी फूड फॉर थॉट अंटिल आई सॉ दिस मटीरियल एविडेंस आई हैड सिंपली पुट योर एक्सपीरियंस डाउन टू फैंटेसी। तो बोलते कि आपने मुझे सोचने के लिए कुछ दिया है और अभी तक मैं, अब नाउ दैट आई हैव सीन द मटीरियलिस्टिक एविडेंस की, अब मैंने फैक्ट्स का बुक देखा है तो अब मैं सचमुच में सोच रहा हूँ कि आपकी जो ये फैंटेसी लग रही थी मुझे बातें, जो पूरा एक्सपीरियंस है वो अभी तक मुझे मजाक लग रहा था, ऐसा लग रहा था आप मेकअप कर रहे हो सब कुछ, बट अब मुझे रियल लग रहा है। बट फैक्ट्स कैन बी स्ट्रेंजर दैन फैंटेसीज। वो बोलते हैं कि बट जो फैक्ट्स होते हैं वो फैंटेसी से भी ज़्यादा स्ट्रेंज हो सकते हैं, एज आई एम बिगिनिंग टू रियलाइज। वो बोलते हैं कि मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है। फैक्ट्स, व्हाट आर द फैक्ट्स, आई एम डाइंग टू नो। तो प्रोफेसर गाइतोंडे बोलते हैं कि फैक्ट्स, व्हाट डू यू मीन फैक्ट्स क्या है, मुझे पता ही नहीं है फैक्ट्स, प्लीज़ मुझे बताओ। तो हम बाकी का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा है कि अब फाइनली वो अपनी जो फाइंडिंग्स है उसके तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो राजेंद्र के साथ मिलकर ये मिस्ट्री सॉल्व करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर। तो फाइनली हमें राजेंद्र समझाएंगे कि अभी तक उनकी जो फाइंडिंग्स है, उन्होंने अभी तक जो एक्सपीरियंस सुना है गंगाधर पंत का, उसको वो तमीज़ से एनालाइज करेंगे। उसके बाद उनको बताएंगे कि उसका क्या रिजल्ट होता है, उनका क्या खुद का से है इस टॉपिक पे। राजेंद्र मोशनड हिम टू साइलेंस एंड स्टार्टेड पेसिंग द रूम। तो राजेंद्र ने उनको मोशन किया कि एक सेकंड मेरे को सोचने दो, वो चुप रहे और वो रूम में आजू बाजू ऐसे आगे पीछे घूमने लगे, ऑब्वियसली अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेन। कि ऑब्वियसली वो बहुत ही ज़्यादा मेंटल स्ट्रेन में थे बिकॉज उनको बहुत ही नई बात पता चली थी। ही वाज वेरी सरप्राइज्ड। फाइनली ही टर्न्ड अराउंड एंड सेड, प्रोफेसर गाइतोंडे, आई विल ट्राई टू रैशनलाइज योर एक्सपीरियंस ऑन द बेसिस ऑफ 2 साइंटिफिक थियोरीज नोन एज टुडे। तो वो बोलते कि मैं आपकी जो एक्सपीरियंस है उसको रैशनलाइज करने की कोशिश करूंगा, कि आई विल ट्राई टू पुट इट एज लॉजिकली एज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू 2 बेसिक साइंटिफिक थ्योरीज। साइंटिफिक थ्योरीज के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वेदर आई सक्सीड और नॉट इन कन्विंसिंग यू ऑफ द फैक्ट्स ओनली यू कैन जज। तो वो बोलते कि अब मुझे नहीं समझ आएगा, मतलब ही डजंट नो कि वो एक्चुअली कन्विंस होंगे या नहीं, कि उनकी बात मानेंगे या नहीं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो सिर्फ अकेले खुद ही जज कर सकते हैं, क्योंकि फॉर यू हैव इंडीड पास्ड थ्रू अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। कि उन्होंने सचमुच में एक बहुत ही अच्छा फैंटास्टिक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस को फेस किया है, और मोर करेक्टली अ कैटास्ट्रोफिक एक्सपीरियंस। कि वो
और सही मायने में बोला जाए तो एक तरह से वो कैटास्ट्रोफिक था, मतलब बहुत ही बुरा था और बहुत ही डिस्ट्रक्टिव था। प्लीज़ कंटिन्यू राजेंद्र, आई एम ऑल योर्स। तो प्रोफेसर गायतोंडे बोलते हैं कि प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं सुनने को तैयार हूँ। राजेंद्र कंटिन्यूड पेसिंग एज ही टॉक्ड। तो राजेंद्र वापस तेज से चलने लग गए रूम में आगे पीछे। यू हैव हर्ड अ लॉट अबाउट द कैटास्ट्रोफी थ्योरी एट दैट सेमिनार। तो वो बोलते कि आप जिस सेमिनार में गए थे वहाँ पे आपने कैटास्ट्रोफी थ्योरी के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा। लेट अस अप्लाई टू द बैटल ऑफ पानीपत। तो बोलते कि हम पानीपत के बैटल पे यही चीज़ अप्लाई करके देखते हैं। Wars fought face to face on open grounds of excellent examples of theory। तो बोलते कि जो वॉर्स होते हैं, जो फेस टू फेस लड़े जाते हैं ओपन फील्ड्स में, वो एक एक्सेलेंट एग्जांपल्स है ऑफ थ्योरी। तो मराठा आर्मी वाज फेसिंग अब्दालीज ट्रूप ऑन द फील्ड ऑफ पानीपत। जो मराठा आर्मी थी वो अब्दालीज के ट्रूप से लड़ रही थी, मतलब उनके जो सोल्जर्स से लड़ रही थी पानीपत के फील्ड में। तो तब कोई ग्रेट डिस्पैरिटी नहीं थी, मतलब कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था बिटवीन द लैटर्स ट्रूप्स एंड द ऑपोजिट फोर्सेस, कि अब्दाली के ट्रूप्स की और जो ऑपोजिट फोर्सेस थी मतलब मराठा आर्मी, उनके बीच में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं था। द आर्मर वाज कंपेरेबल, जो उनके पास हथियार थे लड़ने के वो कंपेरेबल थे, कि मतलब दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे तो इक्वली स्ट्रांग होंगे। सो अ लॉट डिपेंडेड ऑन द लीडरशिप एंड द मोरल ऑफ द ट्रूप्स। तो सबसे ज़्यादा डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा था जीतना और हारना, कि लीडरशिप मतलब कौन उन्हें लीड कर रहा है, और साथ के साथ मोरल ऑफ द ट्रूप्स की जो ट्रूप्स है उनके अंदर ये जीतने की इच्छा होनी चाहिए, उनको हराने के लिए वो बहुत मोटिवेटेड होने चाहिए। द जंक्शन एट विच विश्वासराव द son of and the heir to Peshwa was killed proved to be the turning point। तो टर्निंग पॉइंट वही था कि जहाँ पे विश्वासराव का मौत होता है। As history has it, his uncle भाव साहेब rushed into the melee and was never seen again। तो जहाँ तक हम जानते हैं हिस्ट्री के हिसाब से भाव साहेब मीली में गए थे, पर उनको उसके बाद कभी दिखे ही नहीं। Whether he was killed in the battle और survived is not known, कि किसी को पता ही नहीं है कि वो बैटल में मर गए या जिंदा थे। But for the troops at the particular moment, that blow of losing the leader was crucial। पर जो ट्रूप्स थे, मतलब जो उनके सोल्जर्स थे, अगर वो उस पॉइंट पे अपने लीडर को हार जाते, इन वे खो देते, मतलब अगर वो उनके लीडर मर जाते तो फिर वो बहुत ही क्रूशियल होता, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता। दे लॉस्ट द मोरल एंड फाइटिंग स्पिरिट। तो अकॉर्डिंग टू दैट मतलब उन्होंने अपना मोरल लूज कर दिया, फाइटिंग स्पिरिट भी लूज कर दी, लड़ने की इच्छा ही नहीं रही उनके बाद। उसके बाद दे फॉलोड एन अटर रूट। तो वहाँ पर बिल्कुल चेंज आया अचानक से रूट में। अटर रूट क्या होता है? घोर पराजय, मतलब हारने की पॉइंट पे आ गए थे सबके सब। एग्जैक्टली प्रोफेसर, एंड वट यू हैव शोन मी ऑन दैट टॉन पेज इज द कोर्स टेकन बाय द बैटल। कि वो आपने जो नया पेज दिखाया है वो एक्चुअली दैट वाज द कोर्स ऑफ द बैटल। कि जो विश्वासराव है, व्हेन द बुलेट मिस्ड विश्वासराव, कि उनको गोली नहीं लगी, तब अ क्रूशियल इवेंट गॉन द अदर वे। कि अकॉर्डिंगली मतलब अलग अलग पेजेस पे अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, कि एक जगह लिखा है कि उनको गोली लगी, एक जगह लिखा है कि नहीं लगी। तो इसी वजह से वहाँ पे चेंज आया। एंड इट्स इफेक्ट ऑन द ट्रूप्स ऑल्सो वाज द ऑपोजिट। तो इसी वजह से उनके ट्रूप्स पे भी जो इफेक्ट आया वो ऑपोजिट था कम्प्लीटली। इट बूस्टेड देयर मोरल इंस्टेड ऑफ लूजिंग देयर मोरल। उनका मोरल और ज्यादा बूस्ट हो गया, कि उनको और ज्यादा अच्छाई, उनके और ज्यादा फाइटिंग स्पिरिट्स बढ़ गए। एंड प्रोवाइडेड जस्ट दैट एक्स्ट्रा इम्पेटस दैट मेड ऑल द डिफरेंस, राजेंद्र सेड। तो राजेंद्र बोलते कि इसी वजह से उनको और ज्यादा वो मोमेंटम मिल गया, इम्पेटस मतलब कि और ज्यादा मोटिवेशन आ गई उनके अंदर कि उनको हराना है। गंगाधर पंत लिसन्ड एक्सपेक्टेंटली एज राजेंद्र कंटिन्यूड। तो गंगाधर पंत और एक्सपेक्टेंटली ऐसे सुनने की कोशिश करते हैं राजेंद्र जब बात कर रहे थे। व्हाट डू वी मीन बाय रियलिटी? वी एक्सपीरियंस इट डायरेक्टली विद आवर सेंसेस और इनडायरेक्टली वाया इंस्ट्रूमेंट्स, बट इज इट लिमिटेड टू व्हाट वी सी? तो बोलते कि हम रियलिटी किसको मानते हैं? वही ना जो हम अपने आप से देख रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं, चाहे डायरेक्टली देखे या फिर इनडायरेक्टली देखे इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। जैसे हम टीवी पे देखते हैं, अगर कुछ चल रहा होता है तो हम बिलीव तभी करेंगे जब हम उसको सामने सामने देखें, चाहे खुद देखें या तो इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू देखें। बट इज इट लिमिटेड टू व्हाट वी सी? वो कहते हैं कि क्या वो लिमिटेड है वहीं तक जहाँ तक हम देखेंगे? डज इट हैव अदर मैनिफेस्टेशंस? क्या इसमें और भी मैनिफेस्टेशंस होती है कि हम अपने आप में दिमाग में कुछ सोच ले और उसको बिलीव करने लगे? दैट रियलिटी मे नॉट बी यूनिक हैज बीन फाउंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन वेरी स्मॉल सिस्टम्स ऑफ एटम्स एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो बोलते कि रियलिटी जो है वो इतनी यूनिक नहीं होती, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट्स में से निकलती है। ऑफ एटम्स एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, की एक उसका मेन एटम होता है, उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब साथ के साथ देने वाले पार्टिकल्स होते हैं। व्हेन डीलिंग विद सच सिस्टम्स द फिजिसिस्ट डिस्कवर्ड समथिंग स्टार्टलिंग। तो जब ऐसी चीजों के साथ कोई काम कर रहा होता है, डील कर रहा होता है, तो उनको और भी बहुत ज्यादा स्टार्टलिंग चीजें मिलती है, शॉकिंग चीजें मिलती है। द बिहेवियर ऑफ दीज सिस्टम्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड डेफिनेटिवली इवन इफ ऑल द फिजिकल लॉज गवर्निंग दो सिस्टम्स आर नोन। कि जो इनका बिहेवियर होता है इन सिस्टम्स का, उसको तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब उसको पहले से ऐसे सोच नहीं सकते कि यही होगा या ये नहीं होगा बिल्कुल भी डेफिनेटिवली, मतलब कि श्योरिटी के साथ तुम नहीं बोल सकते,
चाहे कितने भी फिजिकल लॉज लगा लो जो गवर्न कर रहे होते हैं उन सिस्टम्स को। टेक एन एग्जाम्पल, आई फायर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सोर्स, वेयर विल इट गो? तो वो बोलते कि अगर ऐसे एग्जाम्पल लेते कि मैं एक इलेक्ट्रॉन को एक सोर्स से भेज रहा हूँ तो वो कहाँ जाएगा? इफ आई फायर अ बुलेट फ्रॉम अ गन इन अ गिवन डायरेक्शन एट अ गिवन स्पीड, आई नो वेयर इट विल बी एट अ लैटर टाइम। तो वो बोलते कि मैं अगर किसी गन से गोली मारूँ तो मुझे पता होगा कि वो अगर एक पर्टिकुलर स्पीड में मारूँ तो फिर मेरे को पता होगा कि वो कहाँ जाके लगेगी। बट आई कैनॉट मेक सच एन असर्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन। पर वो बोलती कि पर मैं इलेक्ट्रॉन को लेके ये नहीं बोल सकता। असर्शन मतलब एक चीज के बारे में कुछ बोलना, अज्यूम कर लेना। असर्शन क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ या फिर फोर्सफुल स्टेटमेंट, किसी तरह से डिक्लेयर कर देना कि वो है तो है, ऐसे ही होगा। इट मे बी हियर, देयर, एनीवेयर। वो बोलती कि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कहीं भी जा सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है। आई कैन एट बेस्ट कोट ऑड्स of it being found in a specified location at a specified time। तो बोलती कि मैं ज्यादा से ज्यादा इनफैक्ट ऑड्स बता सकता हूँ कि वो यहाँ पे नहीं होगा एट अ स्पेसिफिक टाइम और लोकेशन। द लैक ऑफ डेटर्मिनिज्म क्या होता है कि कोई कुछ घटना घट रही है तो जरूरी नहीं है कि उस इंसान ने अपनी फ्री विल के साथ वो चीज करे। मतलब रिगार्डलेस अगर इंसान के इंटेंशन सही है बट स्टिल वो कुछ गलत कर देता है तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि उसके फ्री विल के हिसाब से वो चीज हुई है। तो लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी, देयर इज अ लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म कि हम लोग उसको नहीं मानते कि देर इज एन एक्सटर्नल फोर्स, लाइक एक अंदर से विल होती है। क्वांटम थ्योरी में ऐसा माना जाता है। इवन एन इग्नोरमस हिस्टोरियन लाइक मी हैज हर्ड ऑफ इट। वो कहते हैं कि एक मेरे जैसा इडियट मतलब मूर्ख हिस्टोरियन, इग्नोरमस का मतलब होता है मूर्ख, हिस्टोरियन लाइक मी हैज हर्ड ऑफ इट, कि वो कहते हैं कि मेरे को भी पता है इस चीज के बारे में। तो सो इमेजिन मेनी वर्ल्ड पिक्चर्स इन वन वर्ल्ड द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड हियर। तो वो बोलती है कि बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड के पिक्चर्स को इमेजिन करो, एक जगह पे इलेक्ट्रॉन एक जगह दिखेगा, इन अनदर इट्स ओवर देयर, दूसरे में वो कहीं और दिखेगा, इन येट अनदर इट इज इन अ स्टिल डिफरेंट लोकेशन, और फिर दूसरी जगह में कहीं और लोकेशन पे दिखेगा। वंस द ऑब्जर्वर फाइंड्स वेयर इट इज, वी नो विच वर्ल्ड वी आर टॉकिंग अबाउट। तो फिर वो जब एक बार ऑब्जर्वर एक पॉइंट आउट कर देता है कि कहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो हमें पता चल जाता है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, कौन से वर्ल्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं। बट ऑल दोस अल्टरनेटिव वर्ल्ड्स कुड एग्जिस्ट जस्ट द सेम। पर जो एग्जिस्ट होने का उसका जो चांस है वो एग्जैक्टली सेम है। जो अल्टरनेटिव वर्ल्ड्स हैं वो सब उतने ही ज्यादा रेलेवेंट हो सकते हैं जितना कोई दूसरा। राजेंद्र पॉस्ट टू मार्शल हिज थॉट्स। तो राजेंद्र अपने थॉट्स को कलेक्ट करने के लिए 2 सेकंड के लिए रुकते हैं। मार्शल का मतलब होता है कि गैदर करना। बट इज देयर एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन दोज मेनी वर्ल्ड्स, प्रोफेसर गाइतोंडे आस्क्ड। तो वो कहती है कि पर इतने सारे वर्ल्ड्स के बीच में कोई कॉन्टैक्ट होता है क्या पर सचमुच में? यस एंड नो। इमेजिन 2 worlds फॉर एग्जाम्पल, इन बोथ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो बोलते कि हाँ भी और ना भी। इमेजिन करो कि 2 अलग-अलग सेपरेट वर्ल्ड्स हैं, एक एग्जाम्पल ले लो चाहे, उसमें दोनों में इन बोथ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है, मतलब गोल गोल घूम रहा है। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एक न्यूक्लियस होगा एटम का, उसके आजू बाजू गोल गोल घूम रहा है। लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन, जैसे प्लैनेट्स गोल गोल घूमते हैं सन के। गंगाधर पंत इंटरजेक्टेड कि वो बीच में टोकते हैं उनको और बोलते हैं, ऐड करते हैं कि हाँ जैसे प्लैनेट्स सन के आजू बाजू गोल गोल ऑर्बिट करता है। नॉट क्वाइट, वी नो द प्रिसाइज ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्लैनेट। वो बोलती कि नहीं, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, क्योंकि हमें पता है कि मतलब जो प्रिसाइज ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्लैनेट है कि हमें एग्जैक्टली पता है कि प्लैनेट्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे गोल गोल घूमते हैं, तो उस तरह से हमें नहीं अज्यूम करना। द इलेक्ट्रॉन कुड बी ऑर्बिटिंग इन एनी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट्स। तो वो बोलती कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरह से ऑर्बिट कर रहा हो सकता है। दी स्टेट्स में बी यूज टू आइडेंटिफाई द वर्ल्ड। तो ये जो स्टेट है इसको तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो वर्ल्ड को, मतलब इस स्टेट के थ्रू। इन स्टेट नंबर 1 वी हैव द इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट ऑफ हायर एनर्जी। तो पहला वाला जो स्टेट होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत हायर एनर्जी में होगा। स्टेट 2 में इट इज इन अ स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी, दूसरे स्टेट पे वो लोअर एनर्जी पे होगा। इट कैन मेक अ जंप फ्रॉम हाई टू लो एनर्जी एंड सेंड आउट अ पल्स ऑफ रेडिएशन। पर वही चीज जो लो एनर्जी है और फिर हाई एनर्जी है उसमें वो जंप कर सकती है लो से हाई को और फिर एक रेडिएशन को निकाल सकती है, और अ पल्स ऑफ रेडिएशन कैन नॉक इट आउट ऑफ स्टेट नंबर 2, और वही रेडिएशन उसको स्टेट नंबर 2 में डाल सकती है, निकाल भी सकती है इनटू स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2 से स्टेट नंबर 1 में भी डाल सकती है। सच ट्रांजिशंस आर कॉमन इन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। तो ऐसे जो ट्रांजिशंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉमन होते हैं माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स में। व्हाट इफ इट हैपेंड ऑन अ माइक्रोस्कोपिक लेवल, कि वो बोलती कि अगर क्या व्हाट इफ ऐसा भी हो सकता है कि ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हुआ हो। राजेंद्र सेड कि मतलब बहुत ही ज्यादा, माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा। मैक्रोस्कोपिक का मतलब माइक्रो मीन्स छोटा, मैक्रो मीन्स बड़ा। तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में तो बहुत कॉमन है, क्योंकि अगर तुम एक छोटी सी चीज के अंदर, एक एटम के अंदर घुस के कुछ देखो तो हो सकता है ऐसा चेंज। पर अगर ऐसा चेंज एक बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे हुआ हो तो
आई गेट यू आर सजेस्टिंग दैट आई मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर एंड बैक अगेन। तो गंगाधर पंत कहते हैं कि आप मेरे को समझ आ रहा है कि तुम ये बोल रहे हो कि मैं एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में घुस गया हूँ। फैंटास्टिक दो इट सीम्स, दिस इज ओनली एक्सप्लेनेशन आई कैन ऑफर। वो बोलते कि कितना फैंटास्टिक भी सुनाई दे, बट मेरे पास सिर्फ यही एक एक्सप्लेनेशन है तुम्हारे इस एक्सपीरियंस का। माई थ्योरी इज दैट कैटास्ट्रोफिक सिचुएशंस ऑफर रैडिकली डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स फॉर द वर्ल्ड टू प्रोसीड। वो बोलते हैं कि जो उनकी थ्योरी है कि अगर एक कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन होता है कि बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव सा सिचुएशन होता है, बहुत ही गंदा डिस्टोपियन सिचुएशन होता है, तो वो बिल्कुल कम्प्लीटली रैडिकली का मतलब क्या होता है, कम्प्लीटली उसको डिफरेंट ऑल्टरनेटिव ऑफर करेगा फाइनली प्रोसीड करने के लिए, कि दूसरे वर्ल्ड में जाने के लिए। इट सीम्स दैट सो फार एज रियलिटी इज कंसर्न्ड ऑल ऑल्टरनेटिव्स आर वायबल, बट द ऑब्जर्वर कैन एक्सपीरियंस ओनली वन ऑफ देम एट अ टाइम। तो बोलते कि ऐसा लगता है जैसे जो रियलिटी है उसमें काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव्स होते तो हैं, उसमें सबके सब वायबल है, मतलब वो कर सकते हो, इन इफेक्ट आ सकते हैं बहुत आराम से, बट जो ऑब्जर्वर है वो एक बारी में सिर्फ एक ही वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर सकता है एक बार में। बाय मेकिंग अ ट्रांजिशन यू वर एबल टू एक्सपीरियंस टू वर्ल्ड्स ऑल्दो वन एट अ टाइम। तो बोलते कि तुमने ट्रांजिशन कुछ इस तरह से लिया कि तुम दोनों वर्ल्ड्स को एक्सपीरियंस कर पाए, इवन तो तुमने एक बारी में एक ही एक्सपीरियंस किया, पर तुमने दोनों एक्सपीरियंस कर लिया। द वन यू लिव इन नाउ एंड द वन वेयर यू स्पेंड 2 days। वो बोलते कि एक तो जहाँ तुम अभी जी रहे हो और दूसरा जहाँ पे तुम 2 दिन बिता के आए हो। वन हैज द हिस्ट्री वी नो। वो बोलते कि एक में ऐसी हिस्ट्री है जहाँ पे जिसके बारे में हमें पहले से पता था, द अदर अ डिफरेंट स्टोरी हिस्ट्री, और फिर दूसरा जो है वो दूसरी हिस्ट्री थी। द सेपरेशन ऑफ और बाइफर्केशन टुक प्लेस इन द बैटल ऑफ पानीपत। और जो सेपरेशन है और जो बाइफर्केशन मतलब एक चीज से दूसरी चीज में बदलने वाली चीज, वो कहाँ पे हुई, कहाँ पे घटी है घटना, बैटल ऑफ पानीपत में। यू नीदर ट्रेवल्ड टू द पास्ट नॉट टू द फ्यूचर। वो बोलते कि ना तो तुम पास्ट में गए ना तो तुम फ्यूचर में गए, यू वर इन द प्रेजेंट बट एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट वर्ल्ड। वो बोलते कि तुम प्रेजेंट में ही जी रहे थे पर तुमने कोई दूसरी दुनिया को एक्सपीरियंस किया है। Of course, by the same token, there must be many more different worlds arising out of bifurcations at different points of time। तो वो बोलते कि हाँ ऑब्वियसली, और फिर ये एक पॉसिबिलिटी है कि उसी टोकन के साथ उसी तरह बहुत सारी अलग अलग वर्ल्ड्स अराइज हो रही होंगी क्योंकि बाइफिकेशन हो रहा है। As Rajendra concluded, Gangadhar Pant asked the question that was beginning to bother him most। तो जब फाइनली राजेंद्र ने बात करनी खत्म करी, कंक्लूड कर दिया कि उसका यही एक मानना है कि यही एक फैंटास्टिक कंक्लूजन हो सकता है, तो गंगाधर के दिमाग में बहुत टाइम से एक क्वेश्चन चल रहा था, तो वो बॉदर कर रहा था, उनको परेशान कर रहा था कि उनको इस क्वेश्चन पूछना है, तो वो पूछते हैं, बट वाई डिड आई मेक द ट्रांजिशन। वो बोलते कि पर ये ट्रांजिशन मैंने मेक करी क्यों। If I knew the answer, I would solve a great problem. Unfortunately, there are many unsolved questions in science, and this is one of them। तो बोलते कि अगर मुझे पता होता तो बहुत ही अच्छा होता, बट देन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं साइंस में और ये उनमें से एक है। बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम गेसिंग। पर वो बोलते कि हाँ पर मैं गेस कर सकता हूँ, उसमें गेस करने में कोई दिक्कत नहीं है। राजेंद्र स्माइल्ड एंड प्रोसीडेड। फिर वो स्माइल करते हैं और फिर आगे बताने लगते हैं, यू नीड सम इंटरैक्शन टू टेक अ ट्रांजिशन। वो बोलते कि तुम्हारे को एक तरह के तो कुछ इंटरैक्शन चाहिए, किसी चीज से कम्युनिकेट करना चाहिए ये ट्रांजिशन मेक करने के लिए, ये चेंज लाने के लिए। Perhaps at the time of the collision you were thinking about the catastrophe theory and its role in wars। तो वो कहते कि शायद जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, जब कोलिजन हुआ था, तब तुम कैटास्ट्रोफी थ्योरी के बारे में सोच रहे थे और उसका जो रोल है वॉर्स के अंदर उसके बारे में सोच रहे हो। तो maybe you were wondering about the battle of Panipat। Perhaps the neurons in your brains acted as a trigger। तो बोलते कि शायद कोलिजन के टाइम पे तुम बैटल ऑफ पानीपत के बारे में सोच रहे होगे, तो तुम्हारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स है उन्होंने ऐसे ट्रिगर कर दिया इस ट्रांजिशन को, कि ट्रिगर करना मतलब उसको ऐसे मेक वे दे दिया हो, जैसे कि मतलब उसने उसके लिए जगह बना दी। अ गुड गेस, आई वॉज इंडीड वंडरिंग व्हाट कोर्स हिस्ट्री वुड हैव टेकन इफ द रिजल्ट ऑफ द बैटल हैड गॉन द अदर वे। तो वो बोलते कि हाँ मैं सचमुच इसी टॉपिक पे बात कर रहा था, सोच रहा था अपने दिमाग में। प्रोफेसर गाइटोंडे सेड दैट वाज गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ माय 1000th प्रेसिडेंशियल एड्रेस। तो उन्होंने बोला था कि ये मैं टॉपिक सोच रहा था कि मैं अपना 1000th प्रेसिडेंशियल एड्रेस इसी टॉपिक पे करूंगा। नाउ यू आर इन अ हैप्पी पोजीशन ऑफ रिकाउंटिंग योर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस रादर दैन जस्ट स्पेकुलेटिंग। तो वो बोलते कि अब तुम्हें फाइनली क्लैरिटी मिल गई है, तो तुम एक हैप्पी पोजीशन में हो कि तुम रिकाउंट कर पाओ, एज इन गिन सको अपने खुद के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, इंस्टेड ऑफ जस्ट स्पेक्यूलेटिंग का मतलब कि खुद ही दिमाग लगाते रहो, बस सारा टाइम सोचते रहो कि क्या हो सकता है क्या नहीं। राजेंद्र लाफ्ट। तो ये राजेंद्र हंसते हंसते बोलते हैं, बट गंगाधर पंत वॉज ग्रेव। पर गंगाधर पंत अभी भी बहुत ही सीरियस होते हैं, वो अभी भी चिंतित होते हैं। नो राजेंद्र, माई 1000th एड्रेस वॉज मेड ऑन द आज़ाद मैदान when I was so rudely interrupted। तो बोलते कि मैंने 1000th एड्रेस कब दिया था अपना, जब मैं आज़ाद मैदान पे था, जहाँ पे मेरे को बहुत ही रूडली इंटरप्ट किया गया था, कि मुझे टोक दिया गया था बीच में। No, the Professor Gaitonde, who disappeared while defending his chair on the platform,
will now never be seen presiding at another meeting. तो बोलते कि जो प्रोफेसर गायतोंडे जो डिसअपियर हो गए थे, वो कभी वाइल डिफेंडिंग हिज चेयर, कि वो प्रोफेसर गायतोंडे की चेयर थी, वो वापस से कभी उस प्लेटफॉर्म पे नहीं जाएगा और वो कभी भी प्रिसाइड नहीं कर पाएगा किसी और मीटिंग में. आई हैव कन्वेड माई रिग्रेट्स टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ पानीपत सेमिनार. तो वो बोलते कि मेरे को बहुत रिग्रेट है इस टॉपिक पे और मैंने कन्वे कर दिया, मतलब उनको जता दिया है कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ. पानीपत के सेमिनार को जाके उन्होंने ये बात बोल दी है. सो बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी कम टू फाइंड दैट जो वो चेयर था जिसके पीछे इतना बड़ा फर्स था, वो फाइनली उन्हीं का था, प्रोफेसर गायतोंडे का था. और एज प्रोफेसर गायतोंडे ही वाज सपोज टू गिव अ स्पीच, उनको अपना 1000th एड्रेस देना था आज़ाद मैदान पे, जो फाइनली वो नहीं दे पाए. सो दिस इज इट फॉर द चैप्टर. थैंक यू.